तो अब हम लोग अपना जो अगला सब टॉपिक था बायोटिक फैक्टर उसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोग 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक था अपना क्लाइमेटिक, फिर किया था एडाफिक यानी कि मिट्टी से जुड़े हुए टेम्परेचर को, फिर किया था अभी आज ही टोपोग्राफिक फैक्टर्स को। इसमें पहले जो 2 फैक्टर्स को डिस्कस किया है, इनके साथ क्या खासियत है कि सपोज यहाँ पर अपनी कोई फॉरेस्ट की वेजिटेशन खड़ी हुई है किसी एरिया में, क्लाइमेट में, जैसे कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा है कहाँ पर कम है, तो इस टाइप से ये फॉरेस्ट या कोई भी प्लांट वेजिटेशन जो भी है उसे सीधे सीधे इफ़ेक्ट करते हैं। मिट्टी के साथ क्या है कि कहीं मिट्टी ज़्यादा उत्पादक है कहीं घटिया है, तो जैसी होगी वैसी वेजिटेशन, तो ये भी सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है फॉरेस्ट को। इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कि ये केवल टीक को ही टारगेट करेंगे, बकाया से कोई लेना देना ना हो। टोपोग्राफिक फैक्टर ये डायरेक्ट तो प्रभाव नहीं देता है, लेकिन इसकी क्या खासियत है कि सपोज ये पहाड़ी है आपकी कहीं, अब अगर वेस्टर्न घाट में हो और इधर से हवाएं आती हैं तो ये क्या करेंगे, इस रीजन में रेनफॉल ज़्यादा करवा देंगे, इधर बारिश कम पड़ेगी। यानी कि ये क्लाइमेटिक फैक्टर और मिट्टी से जुड़े हुए फैक्टर के साथ समस्याएं खड़ी करेंगे और उसका रिजल्ट पड़ेगा अपनी फॉरेस्ट वेजिटेशन पे। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली फॉरेस्ट वेजिटेशन पे इम्पैक्ट देंगे, डायरेक्ट ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक के ये तीनों के तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को टारगेट नहीं करते हैं। ये करेंगे तो फॉरेस्ट वेजिटेशन एज ए होल करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जाते हैं। लेकिन जो अगला फैक्टर आ रहा है अपना बायोटिक, इसकी साथ खासियत क्या है कि ये स्पीसीज को टारगेट करता है, ये पूरे फॉरेस्ट को एज ए होल, पूरे फॉरेस्ट को एज ए कंप्लीट लेके नहीं चलता है। उदाहरण के लिए एक इंसेक्ट ले लेते हैं, एक इंसेक्ट है हाइब्लिया प्यूरा। ये टिक की जो पत्तियां हैं उनमें उनको खा जाता है पूरा। ये हाइब्लिया प्यूरा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पेड़ खड़े हैं आपके जंगल में, ये केवल यही ढूंढता है कहाँ पर टिक है, और जैसे ही उसे टिक मिल गया पूरे गाजे बाजे के साथ टिक पे कूद पड़ता है और उसका बैंड बजा देता है। लेकिन ये केवल टिक को ही टारगेट करेगा। वैसे एक दूसरा इंसेक्ट है प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा, याद किसी को नहीं करना, केवल समझने के लिए है। ये क्या करता है, डलवर्जिया सिस्सू, जो शीशम का पेड़ होते हैं अपने शीशम के पेड़, उनके ऊपर चढ़ जाता है और उनकी पत्तियों को खा जाता है। ये किसी और के पेड़, कोई भी तुम पेड़ पकड़ा दो, अच्छे हों मोटे पतले हेल्दी, कोई मतलब नहीं है, बस इसका टारगेट रहता है शीशम मिल जाए। बस इसका पूरा जुनून शीशम के पेड़ों को ढूंढने में और उनकी पत्तियों को निपटाने में ही रहता है। यानी कि बायोटिक फैक्टर जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, जबकि पहले के फैक्टर जो थे वो स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज को टारगेट नहीं करते थे। अब बायोटिक फैक्टर्स को अगर हमें समझना हो तो कैसे समझा जाए, जैसे अपन अगर कोई जंगल ले लें तो जंगल में अपन को क्या मिलेगा, एक तो बहुत सारी फॉरेस्ट की वेजिटेशन मिलेगी, उसमें जंगली जानवर मिल जाएंगे, इंसान भी मिलेगा। तो इसे अपन एक टाइप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं संबंधों को। एक तो एक पेड़ का दूसरे जो बकाया के पेड़ हैं उनके साथ संबंध, यानी कि पेड़ों के साथ संबंध, उनको समझ लेंगे। दूसरा, पेड़ों के जो जंगली जानवर हैं उनके साथ क्या पॉजिटिव नेगेटिव जो संबंध हैं उनको समझेंगे, और इंसान के साथ क्या उनके पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे बुरे जो भी संबंध हैं उनको समझेंगे। तो ऐसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे। अब पहले शुरुआत करते हैं पेड़ों के साथ जो संबंध है उसे, प्लांट टू प्लांट इंटरेक्शन। अब प्लांट टू प्लांट कैसे हो सकते हैं, अच्छे बुरे वही रहेंगे, जैसे कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव संबंध हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सिम्बायोटिक, कि भाई एक चैप्टर के नोट्स में बनाऊंगा, एक के तुम बना लो, दोनों लोग शेयर कर लेंगे, 2 चैप्टर का काम हो गया, तो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव तो होते ही हैं, एक दूसरे के काउंटर जाना। पैरासाइटिक, एपिफाइटिक और क्लिम्बर, इस टाइप के और भी संबंध है, इन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके, प्लांट से प्लांट के बीच में जो संबंध है।
अब इनमें जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं होती अपन को कि कंपटीशन में क्या होगा, लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव के काम की नहीं है। बस इसके जो कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं उन्हें समझ लिया, अपना काम हो जाता है। तो जैसे कंपटीशन वाला मुद्दा ले लेते हैं, तो एक प्लांट दूसरे से कंपटीशन किस मुद्दे पे करेगा? जैसे इंसान को 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें चाहिए। प्लांट को 4 चीज़ें चाहिए। इंसान को भी ये स्पेस की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा मकान में ही स्पेस जुड़ जाता है। अपने प्लांट्स को सीधी 4 चाहिए। एक तो चाहिए उन्हें लाइट, क्योंकि जब धूप मिलेगी तो वो कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से वो फूड यानी कि रोटी वाला काम होगा। मॉइस्चर, इससे उन्हें ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना आसान जाता है। मिनरल्स, पोषक तत्व, वो चाहिए उसे। स्पेस, एक प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए जगह चाहिए। दूसरा, वो जब सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी जो नई जनरेशन है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाए, तो उसके लिए भी स्पेस की ज़रूरत है। तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से जनरली ये 4 चीज़ों के लिए लड़ता है। इनके बीच में खूब लड़ाई झगड़ा होगा। अब जैसे ये कॉम्पिटिटिव संबंध है, इसको आप दोनों एस्पेक्ट में ले सकते हो। ये अपने लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, जो अपनी एमपी की जो फॉरेस्ट सर्विस है, अगर इसमें फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को जोड़ दिया तो पॉजिटिव ये है कि आपको एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने का चांस मिला, उसे समझने का कि फॉरेस्ट कैसे काम करते हैं। सिलेबस में नहीं होता तो आप नहीं पढ़ते, तो एक समझने के लिए एक नए सब्जेक्ट का पूरा एक डायमेंशन खुल गया आपके लिए। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ? अगर इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपके लिए इसका जो नेट रिजल्ट है, जो एफर्ट है, वो तो 0 हो गया। तो ये तो खाली पीले में आपने अपना टाइम दिया, टाइम खोटी किया और अपना पैसा बर्बाद किया, तो एक टाइप से ये नेगेटिव हो गया। तो इस कंपटीशन में दोनों ही सारी चीज़ें चलती हैं। एक प्लांट जब दूसरे से फाइट करता है दे दनादन, तो फाइट में ये अपनी पूरी एनर्जी रूट और स्टेम की हाइट ग्रोथ में लगा देता है। ये जो आपने लाइट कंपटीशन वगैरह पढ़ते हैं, पूरा वो उसमें चलता है। एक दूसरे एक गला काट प्रतिस्पर्धा चलती है और उसका रिजल्ट होता है कि प्लांट की हाइट बहुत अच्छी आ जाती है, रूटें बहुत गहरी हो जाती हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव क्या है? दोनों के दोनों पतले रह जाते हैं, अच्छी ग्रोथ परफॉर्मेंस किसी की नहीं हो पाती है। तो ये नेगेटिव है। तो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, बहुत लीथल ना हो जाए। हेल्दी कंपटीशन फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर जैसे कंपटीशन, अब कंपटीशन में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल हैं उन्हें समझ लो तो अपने कुछ हद तक जो काम है ज़रूरत पड़ेगी वो समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है अपना जाइलिया जाइलोकार्पा का। जाइलिया जाइलोकार्पा या आयरन वुड भी बोलते हैं, ये ग्रो करता है वेस्टर्न घाट में। यहाँ कुछ और रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें समझ लेते हैं तो अपना काम और आसान हो जाएगा। ये रहा अपना वेस्टर्न घाट। यहाँ वेस्टर्न घाट में आपने एक मिट्टी सुनी होगी, यहाँ होती है लैटेराइटिक सॉइल। लैटेराइटिक सॉइल, ये लैटेराइटिक सॉइल केवल इसी रीजन में क्यों होती है और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो ये पूरा का पूरा किस बेल्ट में है? ये पूरा है ट्रॉपिकल में, तो यहाँ पर हॉट कंडीशन है। प्लस आपको पता है ये अपनी पहाड़ियाँ हो गई वेस्टर्न घाट की, ये अंदर का पेनिनसुलर रीजन है और इधर से समुद्र है। इधर से जो भी विंड आ रही हैं वो पूरी की पूरी मेजॉरिटी रेनफॉल इधर ही इसी रीजन में कर रही हैं। इसका मतलब है इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही। तो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन, जहाँ पर भी आपको हॉट और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी इसे लिख लो, वहाँ पर लैटेराइट सॉइल मिल जाएगी। ये कई बार पूछा जा चुका है। ये जो वेस्टर्न घाट में इस रीजन में जो लैटेराइटिक सॉइल होती है, यहाँ पर जनरली टीक ग्रो करता है। टीक आसानी से ग्रो करता है क्योंकि टीक का रीजन ही है ग्रो का। लेकिन होगा क्या कि यहाँ मिट्टी में जब लैटेराइटिक बनती है तो वहाँ पोषक तत्वों की थोड़ी कमी हो जाती है और वो टीक के हिसाब से थोड़ा सुटेबल नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई रीजन था ए, यहाँ पर ये टीक के 4 पेड़ खड़े थे। अब वही है, बुढ़ापा आएगा तो कोई पेड़ है वो टूट फूट के गिर जाएंगे, कट जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये पेड़ ख़त्म हो गया, यहाँ नई जगह क्रिएट हुई। उस नई जगह में
जो टीक के साइड के पेड़ हैं उनसे बीज आकर के यहाँ लगेंगे, वो थोड़ी ही ग्रो कर पाए। लेकिन यहाँ एक स्पीसीज और होती है, जाइलिया, XY जाइलिया जाइलोकार्पा। ये क्या करेगी, इसके जो बीज होते हैं वो उनके लिए लेटरेटिक सॉइल बहुत सही है, तो वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हैं। यानी कि टीक के जो सीड हैं वो ग्रो करें उससे तेज़ी से जाइलिया जाइलोकार्पा कर लेता है और वो वहाँ टॉप कैनोपी में आ जाता है, वो उस एरिया को कवर कर लेता है। ये जब नीचे रह गए तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस टाइप से धीरे धीरे करके इस जंगल से टीक को रिप्लेस कर देता है जाइलिया जाइलोकार्पा। तो कई बार ये एक बायोटिक कंपटीशन में आ जाता है कि कैसे जाइलिया जाइलोकार्पा टीक को वेस्टर्न घाट रीजन में रिप्लेस कर रहा है। एक लेटेराइटिक फैक्टर भी है, एक बायोटिक कंपटीशन वाला भी एक फैक्टर इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा बायोटिक फैक्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक वीड है लेंटाना कैमरा, गाजर घास शायद इसी को बोलते हैं, लेंटाना कैमरा को साइंटिफिक नेम पता है, बस उसी से काम चल जाएगा अपना, लेंटाना कैमरा। अब ये क्या कर रही है कि धीरे धीरे अपने जो इकोसिस्टम में है, जो अपनी ग्रासेस थी उनको कंपटीशन में हटा रही है। कंपटीशन करती है, वो हार जाती है, ये वहाँ पर कब्जा कर रही है। तो धीरे धीरे अपनी जो इकोसिस्टम है, लोकल इकोसिस्टम है, उसमें ये ग्रो करती चली जा रही है। इवन हिमालय के जो मिडिल और इनर वाले रीजन में, मिडिल रीजन में तक ये पहुँच गई है। तो ये एक थ्रेट है आज के टाइम पे इकोसिस्टम में, और एक कंपटीशन से अपनी लोकल वेजिटेशन को हटा रही है। तीसरा एक और अच्छा एग्जाम्पल है जिसे याद रखना ज़रूरी है, वो है एलिलोपैथिक इफेक्ट। अब इसे आप ध्यान से समझो। एलिलोपैथी में होता क्या है कि जैसे एक ये प्लांट है, मैं इसको प्लांट को लेता हूँ यूकेलिप्टस, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सफ़ेदा। सफ़ेदा इसे ध्यान से दें क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, सफ़ेदा यूकेलिप्टस। अब ये यूकेलिप्टस पेड़ की खासियत क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं, जो भी पत्तियां इसकी टूट के यहाँ नीचे गिर जाएंगी, ज़मीन पे सड़ेंगी, गलेंगी, इन पत्तियों से एक केमिकल रिलीज होता है। इस केमिकल को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी उपापचय के तत्व। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, ये जो केमिकल हैं ये यहाँ पर जो अदर स्पीसीज हैं जैसे कि घास वगैरह हो, उसको यहाँ पर ग्रो नहीं होने देते हैं, उसको वहाँ दबा देते हैं, उगने ही नहीं देते हैं। अब इससे क्या होगा, इसे बेनिफिट क्या है, सपोज इस रीजन में अगर यूकेलिप्टस का पेड़ खड़ा हुआ है तो आसपास अगर कोई पेड़ नहीं उगेंगे तो वो जो इसको कंपटीशन देने वाले थे, कौन सा, मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ अगर उगेगा तो वो नीचे ज़मीन से पानी भी खींचेगा, मिनरल्स भी खींचेगा, तो वो कंपटीशन होगा नहीं। एक और बेनिफिट है, कुछ पेड़ क्या करते हैं कि किसी दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ रोकते हैं, अपने वालों की नहीं। तो अगर यहाँ पर यूकेलिप्टस की हैं और वो अगर अपने स्पीसीज को नहीं करते हैं तो इसके खुद के जो सीड हैं यहाँ पर कोई दूसरा उगेगा नहीं और इसी के सीड उगेंगे। तो इस टाइप से धीरे धीरे अपने जो नई जनरेशन है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये प्रभाव क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी मतलब एक प्लांट जो है वो कुछ इस टाइप के केमिकल रिलीज करता है, चाहे वो वोलेटिलाइजेशन से हो, इससे कुछ जैसे अपन किसी पेड़ के पास जाते हैं तो कुछ गंध आती है तो वो वोलेटाइल कुछ केमिकल निकालता है, उनका वाष्पोत्सर्जन कर देता है, वोलेटाइल केमिकल, वोलेटाइल, या फिर वो पत्तियों के थ्रू नीचे जाते हैं, फिर सड़ के ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। तो ये प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी, और ये प्रभाव को बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। इसमें होगा क्या, प्लांट जो है वो अदर स्पीसीज को अपनी कुछ केमिकल रिलीज करके ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। अब आपको यहाँ पर दोनों ही चीज़ें समझ में आई कि एलिलोपैथी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये अपनी स्पीसीज को प्रमोट कर रहा है, अगर वो एलो दूसरे टाइप का है कि दूसरी स्पीसीज को प्रभाव करता है, अपने वालों को नहीं करता, तो अपनी नई जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कंपटीशन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से इसको पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव है। लेकिन ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है और कुछ ही स्पीसीज में है। ज़्यादातर स्पीसीज में क्या है कि जैसे यूकेलिप्टस में भी है,
उसे खुद तो ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन दूसरे का बैंड बचता रहता है। यानी कि इसको खुद तो बाय लार्ज इसको तो जीरो इफेक्ट है, जबकि ये जो ग्रासेस वगैरह है इनको नेगेटिव इफेक्ट है। इस वजह से एलिलोपैथी को एक प्रभाव और बोलते हैं हम लोग अक्सर, जो हम कॉमन सेलेज में एमन सेलेज में पढ़ते हैं, तो इसे एग्जाम्पल में लिया जाता है एमन सेलिज्म के में। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर में ये जो पेड़ है इसको तो जो प्रभाव है वो जीरो है, इसको तो ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन इसका बेचारे का बैंड बच गया। एवन सेलिज्म का वही है, जीरो और नेगेटिव वाला संबंध होता है, जीरो और नेगेटिव वाला। तो कंपटीशन में आपने 3 चीज़ें पढ़ी एग्जाम्पल में। जाइलिया जाइलोकार्पा वाला एग्जाम्पल है जिसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो जाइलिया जाइलोकार्पा है ये किस रीजन में ग्रो करता है, और लेटेराइट सॉइल वाले जो हॉट और ह्यूमिड बताए वो से याद रखना है आपको। लेंटाना कैमरा का एक टाइप से आप इन्वायरमेंट के हिसाब से याद रख सकते हो, इकोलॉजी में भी आपको हेल्प करेगा ये। तीसरा अपना ये जो एलिलोपैथी है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एक टाइप से एक प्लांट कुछ टॉक्सिन निकालता है जो दूसरे की ग्रोथ को बैंड बजाता है। कंपटीशन में इतने बहुत है। दूसरा संबंध देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। स्मूथनिंग ऑफ वन ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट थ्रू सीक्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इज नोन। वो प्रक्रिया जिसमें एक टाइप के प्लांट दूसरे टाइप के प्लांट्स की ग्रोथ जो है, उनकी वृद्धि उसको रोक देते हैं, स्मूथनिंग या घटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो अपना है एलिलोपैथी। सिम्बायोसिस में क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रोमोट करते हैं, तो ये पॉजिटिव है। कॉमन सेलेज में क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो वाला संबंध होता है। म्यूचुअल एज में भी पॉजिटिव है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ, आप मुझे पेमेंट कर दो, तो इस टाइप से म्यूचुअल रिलेशन हो गया। लोअर हिमालयन ट्रैक्ट विल बी क्विकली रिकवर्ड विथ विच स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है कि लोअर हिमालय रीजन जो है, यानी कि शिवालिक माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, बोला उसमें ये कोई स्पीसी है जो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अब देखो, पाइनस रॉक्स वर्गी तो पहले से ही उस रीजन में है, तो इसे पूछने का उनका कोई मुद्दा बचता नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये बीड की, ये तीनों ही खरपतवार है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जा रहा है वो लेंटाना कैमरा जा रहा है। पार्थिनियम भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना लेंटाना कैमरा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलिया जाइलोकार्पा अगर ग्रेगेरियसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट रॉक्स टाइप। कि ये जो जाइलिया जाइलोकार्पा है वो ऐसी कौन सी रॉक चट्टानों वाला एरिया है या पेरेंट रॉक वाला एरिया है जहाँ पर ग्रेगेरियसली, मतलब आप ऐसे समझ लो, ग्रेगेरियस का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, थोक के भाव में स्पीसीज मिलती है, वो कौन सा रीजन होगा? तो अपना लेटेराइट सॉइल मैंने आपको बता दिया, तो लेटेराइटिक रीजन आपका यहाँ काम दे देगा। इससे और भी जुड़े हुए क्वेश्चन है, वो आपको ऑब्जेक्टिव जैसी आपके पास बुकलेट होगी उससे करोगे, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेसिव एलियंस वीड। इन्वेसिव एलियन, बाहर से आई हुई एक एलियन वीड कौन सी है, खरपतवार कौन सी है? तो आप यहाँ देखो, सोलेनम टर्बम, वो अपने टमाटर वगैरह है, कुछ है, कैसिया टोरा है, साइनाडोन टेक्टोलिन, ये दूब घास है। तो यहाँ पर लेंटाना कैमरा मिल गया, अपना काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट पे चलते हैं, संबंध पे। अगला आएगा अपना सिम्बायोटिक रिलेशन। अब सिम्बायोटिक में हम लोग 2 चीज़ें देख चुके हैं। एक तो राइजोबियम को डिस्कस कर लिया था। राइजोबियम में ये जो है लैग हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन तो हमारे में भी ब्लड में होता है, लेकिन यहाँ लैग वाला टर्म है, लैग लॉग, जो भी मान लो इसे, लैग हीमोग्लोबिन है इसमें, रेड कलर की वजह से। दूसरा संबंध हम लोगों ने माइकोराइजा वाला पढ़ा था। यहाँ पर क्या है कि ये सिम्बायोटिक है जिसमें दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन का कुछ मुद्दा बचता नहीं है, अपन पहले काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। तीसरा संबंध देख लेते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या है कि बोलते हैं कि भाई तुम अभी तक अपने माँ बाप पे पैरासाइट हो, दैट मीन्स कि आपको तो पॉजिटिव है, दूसरे को नेगेटिव है। इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। पैरासाइटिक का मतलब जहाँ पर एक प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो करके उसका बैंड बजाने वाला है। अब ये पैरासाइटिक प्लांट की 4 कैटेगरी हैं, ध्यान रखें, इसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा टोटल स्टेम, फिर पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल स्टेम, फिर टोटल
रूट और पार्शियल रूट्स। यानी कि पहले जो पैरासाइट है, पहली जो कैटेगरी है, ये ऊपर वाले एरिया में होंगे, स्टेम वाले पार्ट पे होंगे, पेड़ों के जो ऊपर का क्राउन है उस रीजन पे ग्रो करेंगे। और टोटल पैरासाइट का मतलब है कि ये जो उगने वाले हैं, जो पैरासाइट हैं, ये वाटर, मिनरल्स, प्रोटेक्शन, सब कुछ जिस पे होस्ट प्लांट पे जिस पे उग रहा है उसी से लेने वाले हैं। जिस पे उगते हैं इसे बोलते हैं होस्ट, और ये मैन है जो ऊपर से है वो है पैरासाइट। तो टोटल पैरासाइट में अपना जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कस्कुटा रिफ्लेक्सा, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में अमरबेल, अमरबेल या डोडर भी बोलते हैं इसे। टोटल स्टेम पैरासाइट है। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, अमरबेल के साथ पीली दिखती है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं। क्लोरोफिल होता तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद, खाना कम से कम खुद बना लेता है। इसके पास कुछ नहीं है, तो इसे जो भी मिनरल्स चाहिए वो होस्ट से लेता है, पानी जो चाहिए वो भी होस्ट से लेता है, और बना बनाया जो टिफिन चाहिए खाने का वो भी होस्ट से ले लेता है। इसका सब कुछ ही ले लेता है ये। इसके पास रूट, सॉइल ऐसा कोई कनेक्शन सिस्टम है नहीं, सब कुछ पेड़ पे लगा है, लग गया। तो पहला याद रखना, टोटल स्टेम पैरासाइट वो है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। अब आता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो टोटल स्टेम पैरासाइट है ये काम कैसे चलता है इनका। जैसे कि ये डोडर ही है, इसमें ये छोटे से स्ट्रक्चर होती है जिससे ये मैंने प्लांट से जुड़ जाती है। इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरियल से उस चीज़ को जो सैप है उसे सक किया जाता है, जिससे इसे पानी और मिनरल्स बनाए। तो जो कुछ है खाना बनाने का काम है मैन प्लांट का, ये तो उसे निकाल लेते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है अपनी पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल का मतलब क्या है, ये कुछ काम अपने खुद कर लेंगे और कुछ के लिए मैन अपने जो होस्ट प्लांट है उस पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं लॉरेंथस। ये रहा, ये क्या रहेगा, जैसे अपने अक्सर अपने यहाँ जंगलों में आपको गर्मियों में सही दिख जाते हैं, क्योंकि पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो पेड़ों पे ऐसे हरे हरे से गुच्छा से दिख जाते हैं, वो लॉरेंथस मिलता है ज़्यादातर केस में। ये हरा भरा होता है, ग्रीन होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, फोटोसिंथेसिस खुद करता है। इसे मैंने प्लांट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या नहीं कर पाएगा, ज़मीन से इसका कांटेक्ट नहीं है, तो इसे चाहिए वाटर, इसे चाहिए मिनरल्स। तो ये अपने होस्टोरिया बनाएगा और उसके थ्रू ये जो अपना होस्ट प्लांट है उससे निकाल लेगा, लेकिन फूड खुद बना लेगा। जबकि जो अमरबेल है वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, वो तो पूरा पैरासाइट है, बस पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा उसका मैन प्लांट का बैंड बजाएगा। तो ये रहा अपना लॉरेंथस। लॉरेंथस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉरेंथस इज ए एपिफाइट विच कॉज डैमेज टू फॉरेस्ट फायर। दूसरा है अपना विस्कम और आर्सियोथोबियम। ये तीनों को ही याद रखने हैं, विस्कम भी याद रखना है, आर्सियोथोबियम भी याद रखना है। तो यहाँ तीनों के तीनों हैं जो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। टोटल में है कस्कुटा और ये दो है विस्कम लॉरेंथस, आर्सियोबियम पार्शियल। तीसरा लिखते हैं रूट पैरासाइट। उनमें है पार्शियल रूट में आता है अपना चंदन, सैंडल वुड, चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़। आगे भी जाके पढ़ेंगे इस चीज़ को कि चंदन का जो पेड़ है अपना, अगर इसकी आपको प्रॉपर ग्रोथ करवानी है, चंदन का पेड़ ले लिया तो यहाँ पर पास में अपन अरहर वगैरह कुछ और ऐसे दूसरे पेड़ों को लगाते हैं। इसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होती है, तो ये क्या करता है कि इससे कुछ चीज़ें, कुछ तो जो मिनरल्स हैं, वाटर है, कुछ तो ये अपने खुद एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन कुछ ये पड़ोसी से ले लेता है, तब कहीं जाके इसकी परफॉर्मेंस हो पाती है। जो कोमल चीज़ें होती है, चंदन जैसी जो चीज़ें हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद का अपने पूरे काम नहीं कर पाते हैं। तो चंदन क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट। दूसरा है टोटल रूट पैरासाइट। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आता है ओरोबैंकी, बेलेनोफोरा। इसमें ओरोबैंकी और बेलेनोफोरा को याद रख सकते हो। एक और है, आपने पढ़ा था रैफ्लेसिया,
जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है रैफ्लेसिया, वो भी ये टोटल रूट पैरासाइट है। वो खुद कुछ नहीं करता, जिस पेड़ की जड़ों पे उग जाएगा और उसकी जड़ों से वो जो भी इकट्ठा करता पूरा ले लेगा। तो रैफ्लेसिया, ओरोबैंकी है, बेलेनोफोरा, ये सब के सब टोटल रूट पैरासाइट है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, जैसे कस्कुटा इजे अमरबेल क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम, ओके, टोटल स्टेम पैरासाइट। विच प्लांट अमोंग द फॉलोइंग कैन बी क्लासीफाई एज टोटल पैरासाइट? इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे हम टोटल पैरासाइट के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं? तो विस्कम लॉरेंथस आर्सियोथोबियम, ये क्या है? ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, यही है टोटल स्टेम। तो अपना आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है सेंटिलम एल्बम इज अ ट्री विच इज, चंदन कैसा है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, तो सेमी पैरासाइट है। सेमी मतलब आधा पैरासाइट है, पूरा नहीं है। पैरासाइट ऑन लेग्यूम ट्री कोई मतलब नहीं है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, समटाइम पैरासाइटिक, ये सेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब ऐसे पेड़ जो दूसरों के ऊपर उग जाए, क्योंकि एपी का मतलब एबव और फाइट का मतलब प्लांट, जो दूसरे पेड़ों के ऊपर उग जाए। अब यहाँ एपीफाइट और जैसे अपने पैरासाइट पढ़ा, पैरासाइट और एपीफाइट में क्या डिफरेंस है? जैसे आप बोल सकते हो कि विस्कम है, वो भी तो प्लांट के ऊपर उग रहा है, वो प्लांट के ऊपर है तो आप एपीफाइट बोल सकते हो, लेकिन वो केवल उग नहीं रहा है, वो प्लांट का बैंड भी बजा रहा है। जबकि ये जो एपीफाइट होते हैं, इसे प्लांट से कोई लेता नहीं है, ये केवल उस पर एज ए शेल्टर, केवल घर का काम करेगा। बकाया की जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसे मिनरल्स चाहिए, पानी चाहिए, वो अपना काम खुद करता है। फोटोसिंथेसिस जो करना है वो इसके पास, जैसे वेंडा है, ये बहुत ही बेस्ट फेमस एग्जाम्पल है, याद रखना है वेंडा को। वेंडा जो है वो एपीफाइट है, अक्सर पेड़ों पे मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा? इसकी पत्तियां हरी होती हैं, तो फोटोसिंथेसिस ये खुद ही करेगा। इसकी जो जड़ें हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं क्लिंजिंग रूट्स। ये क्लिंजिंग रूट्स क्या, पेड़ से चिपक के बिल्कुल लगी होती हैं, तो इससे ये पेड़ पे चिपक सा जाता है। क्लिंजिंग मतलब जैसे ग्लू जैसा है, चिपक गया उस पर, ये बेंडा को वहाँ पेड़ पे चिपकाए रखता है। लेकिन इसके पास जो दूसरा एरियल रूट्स हैं, ये ऐसी जड़ें हैं जो हवा जैसी हैं, हवा में फैली हैं। इनमें एक वेलामेंट टिश्यू होता है, बॉटनी में याद रखना पड़ेगा आपको, तो देख लो इसे। वैसे मेरे हिसाब से तो आप याद कर लो इसे, क्योंकि ये बॉटनी वाला जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें बहुत काम की चीज़ है। तो ये जो वेलामेंट टिश्यू है, ये इसकी हेल्प से ये जो हवा में रूट्स जो लटकी हुई हैं इसकी बेंडा की, तो हवा चलती है, हवा में धूल लकड़ भी होती है, तो वो मिनरल से ले लिए, पानी जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, उससे पानी ले लिया, तो इस टाइप से ये पानी और मिनरल्स हवा से ले लेता है, फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है। तो एपीफाइट एक टाइप से पैरासाइट से काफ़ी हद तक डिफरेंट हो गया। एपीफाइट का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट विच ग्रो अपॉन अदर प्लांट बट डू नॉट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड। पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं लेकिन उनसे खाना नहीं लेते, तो उन्हें क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। एपीफाइट? बिल्कुल। सेप्रोफाइट मतलब वो प्लांट जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, जैसे कि फंजाई है, मोल्ड है, ये सड़ी गली चीज़ों पे उग जाते हैं, तो ये सेप्रोफाइट है। सिम्बायोंट, सहजीवी, जो एक दूसरे को सहजीवी संबंध में है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, जैसे राइजोबियम है, माइकोराइजा, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्लिम्बर्स या क्रीपर्स। क्लिम्ब का करना, आप किसी के ऊपर चढ़ रहे हो, यानी कि क्लिम्बिंग कर रहे हो, और क्लिम्बर्स में ये है। दूसरा मैन है जो अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, शायद मैंने इसमें आपको बता चुका हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक बेस्ट कैरेक्टर है ये क्लिम्बर्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये जो क्लिम्बर्स हैं, इनको एक टर्म यूज किया जाता है, लाइनाज, क्योंकि ये वुडी क्लिम्बर्स हैं। ये इस टाइप के पेड़ हैं, मॉडिफिकेशन है कि जब स्टार्टिंग में कंपटीशन में ये शुरू हुए होंगे तो ये ऐसे हल्के पेड़ थे जो कंपटीशन में 20-20, 25-25 मीटर तक जो ग्रो करने वाले बड़े बड़े पेड़ थे,
उनसे नहीं जीत पाए। तो इनने एक ही काम किया, अपने आप को बेलों के फॉर्म में परिवर्तित किया और उन पेड़ों के ऊपर चढ़ के टॉप पे पहुंच गए। क्योंकि जैसे बाहुनिया है, इसकी स्पीसीज के बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो पेड़ की तरह होते हैं। बाहुनिया बहलाई, कचनार है, सॉरी ये बाहुनिया बहलाई है, इसके और भी है, बाहुनिया रेसिमोसा वगैरह है। तो बहुत सारे इसके बाहुनिया की जो स्पीसीज है जो पेड़ की तरह होती हैं। लेकिन ये बाहुनिया बहलाई है, ये लाइनाज है, क्लिम्बर है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो ढाक है वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ ब्यूटिया सुपरबा है, वो क्लिम्बर है। ब्यूटिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो पेड़ की तरह बिहेवियर करते हैं, लेकिन सुपरबा है वो क्लिम्बर है। यानी कि एक टाइप से प्लांट का अडेप्टेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी कंडीशन में। तो आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है कि क्लिम्बर्स का मतलब क्या है, वो पेड़ जो दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। लेकिन ये एपीफाइट से कैसे अलग है, क्योंकि इनकी ज़मीन से कांटेक्ट है। ये ज़मीन से मिनरल्स और वाटर दोनों लेते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। बस ये दूसरे ऊपर के पेड़ के ऊपर चढ़े इसलिए जिससे वो लाइट टॉप कैनोपी पे पहुंच सके। जबकि एपीफाइट का ज़मीन से कांटेक्ट नहीं होता है, क्लिम्बर्स का होता है। क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बाहुनिया बहलाई और ब्यूटिया सुपरबा, दोनों को ही याद रखना है। और लाइनाज मतलब वो वुडी क्लिम्बर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले में उगते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में। आपको वेस्टर्न साउथ इंडिया में जाओ तो आपको ये मिल जाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बाहुनिया बहलाई क्या है, तो भाई सीधी सी है, क्रीपर है। क्रीपर एक क्लिम्बर या क्रीपर एक ही बात हुई। जैसे हम लोग बिल्डिंग्स को बोलते हैं ना स्काई क्रीपर, यानी कि जो स्काई में चढ़ रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीफाइट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीफाइट कौन सा है? एपीफाइट की बात की जा रही है। सेंटिलम एल्बम चंदन है, इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए। कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, ये पैरासाइट है लेकिन पेड़ों के ऊपर उगता है। लॉरेंथस लॉन्गीफोलिया, लॉरेंथस लॉन्गीफोलिया। तो अब इसमें अपने पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, कस्कुटा, क्योंकि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये अलग पेड़ ही है। सेंटिलम एल्बम का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर बोला मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीफाइट जो दूसरे पेड़ों के ऊपर उग जाता है। अब यहाँ बकाया के ऑप्शन में से ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर अपन कस्कुटा के साथ चले जाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लिम्बर एंड अ होस्ट करेस्पॉन्डेंट टू, एक होस्ट और जो क्लिम्बर है उसके बीच के जो संबंध हैं वो किस टाइप के होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक पेड़ है, इस पे ये क्लिम्बर चढ़ गया। क्लिम्बर को क्या बेनिफिट है कि वो नीचे ज़मीन पे धूप नहीं थी, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसे धूप मिल जाएगी। तो क्लिम्बर के लिए तो ये संबंध जो है वो पॉजिटिव है। पेड़ के लिए ये संबंध कैसा है? देखो आज की जो किताबें हैं जो ट्रेडिशनल में आज के टाइम पे जो चल रही हैं 2021 और 2021 के टाइम की जो रिसर्च है, उनका सीधा सा सेंस है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। इनके बीच में जो क्लिम्बर वाला संबंध बना है तो यहाँ पेड़ों को भी फ़ायदा है। अगर ये क्लिम्बर पेड़ों के आसपास ऐसे लगे हुए हैं तो ये एक टाइप से बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उन्हें अटैक करने से रोकते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर हैं जैसे कि भालू है, वो पेड़ पे आता है और रगड़ के चला गया, पेड़ की बार्क जो है बाहर की कबार वो डैमेज हो जाती है, पेड़ सूख जाते हैं। क्लिम्बर लगे हैं, कई क्लिम्बर थोड़े कटीले होते हैं तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। तो इस केस में दोनों को ही संबंध जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। कुछ जगह क्लिम्बर जो है मेन पेड़ को नुकसान दे देते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बाय लार्ज क्योंकि अपनी जो ट्रेडिशनल बुक्स चल रही हैं जो पिछले 15-20 साल से वही सिलेबस चल रहा है, वही टीचर पढ़ते आए हैं, तो उसी हिसाब से अपन को आंसर देना है। नया ज़्यादा दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनका मतलब जो कहना है बुक्स का वो ये है कि क्लिम्बर्स को तो फ़ायदा है, पेड़ को कोई संबंध इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई घाटा है। तो पेड़ का रिलेशन है 0 और इसका है पॉजिटिव। क्लिम्बर को फ़ायदा, पेड़ को ना तो घाटा ना लाभ। तो ये संबंध बना कॉमन सेलिज्म का। कॉमन सेलिज्म का मतलब क्या होता है, कई बार जब याद न रहे, कॉमन का मतलब क्या है, जैसे कॉमन एरिया यानी कि सबका साथ में, सेलिज्म यानी सब साथ में है।
ये जैसे आप उसमें फिश पढ़ोगे, इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम कॉमन सेलिज्म, उसमें यही होता है कि ये जो बड़ी फिश है उसको तो ये छोटी छोटी चिल्लर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये जो चिल्लर है इसको बेनिफिट ये होता है कि जब ये ऐसी व्हेल वगैरह के साथ में जा रही तो जो शार्क है वो उस पर अटैक नहीं करती, तो एक टाइप से प्रोटेक्शन मिल गया। यानी कि इसको तो जीरो, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई फ़ायदा नहीं है, घाटा नहीं है, लेकिन इनको फ़ायदा है। तो ये है रिलेशन जो है क्लिम्बर का उसके साथ, वो है कॉमन सेलिज्म। ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों को पॉजिटिव होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो अपन कॉमन सेलिज्म लेके चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमन सेलिज्म मीन्स। ये कॉमन सेलिज्म के बिल्कुल उल्टा होता है। एमन सेलिज्म जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एलिलोपैथी में, जिसमें एक पेड़ को तो कोई संबंध नहीं है, उसको ना तो घाटा है ना लाभ है, लेकिन दूसरे का बेचारे का नेगेटिव है, बैंड बच चुका है, यानी कि वन हार्म एंड अदर हैज नो इफेक्ट, वो है अपना एमन सेलिज्म। अगली बात मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ प्लांट के बीच के जो संबंध थे उन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इनके बीच के यही मेनली अपने एग्ज़ाम में आने होते हैं। अब बकाया की चीज़ें केवल एक टाइप से कोर्स पूरा करना वैसी चीज़ें हैं। अब प्लांट एनिमल के बीच के संबंध हैं उन्हें समझ लेते हैं। अब एनिमल्स देखो पॉजिटिव देखा जाए तो एनिमल क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के जो सीड हैं उनको फैला सकते हैं, जिससे स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े एरिया में फैले। तो अगर सीड डिस्पर्स का काम कर रही तो उसे क्या बोलते हैं, जू चोरी। यहाँ पर चोरी शब्द को ध्यान रखो, सीड जो है उन्हीं की चोरी होगी, तो सीड कर रहा है इसे जू चोरी कर लो, पोलन कर रहा है तो जू फिली कर लो। अब यहाँ पर मैंने जू कर लिया है, आप उसे बर्ड्स ले लो, इंसेक्ट ले लो, स्पाइडर ले लो, उनके हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। अगर सपोज आप यहाँ पर बर्ड्स में अपना जो क्या चीरेप्टेरोफिली, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो भी है छोड़ो, इसे एक बार टर्म समझ गूगल कर लेना है, चीरेप्टेरोफिली, इसको गूगल कर लेना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव काम कर रहा है, नेगेटिव क्या कर रहा है, जो बर्ड्स हैं उसको नुकसान पहुँचा रहा है प्लांट को, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो बीमारियां पैदा कर रहा है उसको। या सपोज इसे ले लो पर्क्यूपाइन को, ये आया और किसी पेड़ की जो नीचे की बार्क थी, पेड़ जो भी पेड़ है उसकी नीचे की बार्क, उस पूरी बार्क को सफा चट करके चला गया, खा के चला गया, या पेड़ को कुरेद करके डाल दिया। एलिफेंट आया उसने पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसमें अपन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना जाना होता नहीं है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट संबंध देख लेते हैं अपन प्लांट और ह्यूमन के बीच में। अब देखो प्लांट और ह्यूमन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन क्या हो सकता है भाई, यही है, आप फॉरेस्ट्री पढ़ोगे, बाद में फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, पेड़ लगाओगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे, तो यह प्लांट्स को एक टाइप से प्लांट को आप कंजर्व कर रहे हो, वो आपका पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन क्या है, जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो करके आप प्लांट्स को काट रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अब वो अलग बात है कि फॉरेस्ट के लेवल से अपन ये चीज़ें ले सकते हैं, फॉरेस्ट फायर है, ग्रेजिंग, लॉपिंग है, इलीगल फिलिंग है, इन चीज़ों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें अपन आगे भी पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में डिटेल में है। बस कहने का मतलब है जहाँ प्लांट को हार्म कर रहे हो, तो ये खाली पीली की चीज़ें थी। यहाँ पर अपना ये जो सब टॉपिक था ये हो जाता है कंप्लीट। अब अपन ये जो ब्रॉड समझेंगे कि कैसे फॉरेस्ट वेजिटेशन इन सारे फैक्टर्स को, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये फैक्टर्स कैसे फॉरेस्ट वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉरेस्ट वेजिटेशन इन फैक्टर्स के साथ बदला लेती है, उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।